बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट, वेलकम टू एवरीडे साइंस ऑफ ग्रुप। आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करना है वो होम्योस्टैसिस से रिलेटेड है, जिसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ये तीनों टॉपिक मजमूई तौर पर एक टॉपिक के अंदर आते हैं जिसका नाम है होम्योस्टैसिस। होम्यो मीन सेम और स्टैसिस मीन स्टेट। हमारे बॉडी के अंदर वाटर हो, मिनरल्स हो, टेम्परेचर हो, तमाम चीज़ों का एक बैलेंस रहता है। उस बैलेंस को हम मजमूई तौर पर ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं, होमोस्टैसिस का नाम देते हैं। और होम्योस्टैसिस में हम 3 चीज़ों की रेगुलेशन को स्टडी कर रहे हैं। एक में ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं, दूसरे को थर्मो रेगुलेशन और तीसरे को एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। यानी हमारे ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान दो चीज़ों को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है, जिसमें वाटर आ जाता है और दूसरा सॉल्ट सॉल्यूट्स हैं, जो कि असल में डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं या मिनरल्स हैं, या फिर इसके अंदर शुगर वगैरह आ जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, इनका बैलेंस बॉडी के अंदर होना ज़रूरी है और उसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। इसको हम पढ़ेंगे ये कैसे ये कंट्रोल होता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है थर्मो रेगुलेशन। थर्म का मतलब होता है हीट, यानी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म जो है वो क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन आर टॉलरेबल रेंज। टॉलरेबल रेंज से मुराद हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वह है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैक्सिमम हम 38 to 39 तक हम टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ये हमारी क्या है? टॉलरेबल रेंज है। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है उसे हम थर्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। अब हम आगे इन डिटेल हम पढ़ेंगे कि थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है। तीसरी चीज जो आ जाती है वो है एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर डाइजेशन का प्रोसेस चल रहे हैं, तो उसके दौरान कुछ वेस्ट पैदा होते हैं जिनको हम नाइट्रोजिनस वेस्ट का नाम भी देते हैं। ये वेस्ट जो है हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। इनका जिस्म से खारिज हो जाना या निकल जाना ही हमारे जिस्म के लिए बेहतर है। तो जिस प्रोसेस के जरिए ये बॉडी से बाहर निकलते हैं उसको हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन। तो ये 3 प्रोसेसेस हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ये सारे होम्योस्टेसिस के अंदर आते हैं। अब हम सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से स्टडी करते हैं। तो 3 तरह के एनवायरनमेंट पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन: हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा हो जाना। जैसे आप कहते हैं कि फलां आदमी जो है वो हाइपर हो गया, यानी ज्यादा गुस्सा हो गया उसको। तो इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर अगर नमकियात की ज्यादती हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। तो अगर बॉडी के बाहर हो, बाहर का एनवायरनमेंट हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर अगर साड़ ज्यादा हो जाए तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बन जाएगा, उसे हम नाम देंगे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। और अगर बाहर के एनवायरनमेंट में साल्ट कम हो, वाटर ज़्यादा हो, तो वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जिसे हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। और अगर ये इक्वल अमाउंट हो कॉन्सेंट्रेशन की, जितने साल्ट इंटरनल एनवायरनमेंट में उतने ही एक्सटर्नल में हैं, तो उसको हम नाम देते हैं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। आइसो मीन सेम। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं। इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम एक डायग्राम का सहारा लेते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम शो की गई है जिसमें 3 तरह के एनवायरनमेंट शो किए गए हैं। ये एक कंटेनर शो किया गया है। इस कंटेनर के अंदर आपको एक सेल नज़र आ रहा है और इसके साथ वाटर है जिसमें साल्ट्स नज़र आ रहे हैं, जो कि कलर्ड जो है वो शो किए गए हैं। अगर आप इसमें देखें तो ये रेड कलर जो है ये शो करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, ये वाला। और इसमें जो ब्लू कलर है जो सेल के अंदर, ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये है इंटरनल एनवायरनमेंट। ये एक सेल है जो कि, या कोई सीड है जो कि हमने वाटर के अंदर डाल दी है। अब क्या होगा? जो वाटर इसके अंदर मौजूद है वो क्या करेगा? सीड में से वाटर जो है एब्जॉर्व कर लेगा। इसका मतलब है कि वाटर के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम है जबकि सीड के अंदर ज्यादा है, तो अंदर से पानी बाहर की तरफ मूव करेगा।
और बाहर की तरफ मूव करने की वजह से सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का कमाल। अगर हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट देखें, जैसे कि यहाँ पे येलो कलर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शो किया गया है और अंदर जो डार्क कलर या रेडिश कलर है ये इंटरनल एनवायरनमेंट को शो करता है। तो बाहर का एनवायरनमेंट शो करता है कि साल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर जो है वो साल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो साल्ट जो अंदर मौजूद है वो क्या करेंगे, बाहर के वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये स्वेल हो जाएगा। तो सीड अगर आप देखा हो, सीड को अगर हम पानी में भिगो दें तो वो स्वेल हो जाती है। तो उनकी स्वेलिंग जो है वो किस वजह से होती है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की वजह से होती है। इसके मुकाबले में अगर आप मूली को नमक लगा दें तो उसमें मौजूद जो वाटर है वो बाहर आ जाता है और मूली जो है वो सुकड़ जाती है। तो ये जो साल्ट है ये क्या करता है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट दे रहा है, और सिंपल वाटर जो है ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट दे रहा है। और इसके मुकाबले में अगर हम सीड को ऐसे एनवायरनमेंट में डालें जिसमें जितनी कॉन्सेंट्रेशन साल्ट की इंटरनल एनवायरनमेंट में है उतनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, नेट जो गेन एंड लॉस है वो जीरो। गो के वाटर अंदर से बाहर और बाहर से अंदर मूव कर रहे हैं, साल्ट्स भी मूव कर रहे हैं, लेकिन जो नेट जो एक्सचेंज है मिनरल्स की और वाटर की वो क्या होगी, जीरो होगी। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये क्या कहलाता है, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट कहलाता है, क्योंकि इसमें सेल के अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो सेम है। ये तो होगी तीन मेन टर्मिनोलॉजी के वाले से, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, जिससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। अब हम टिपिकल इस टॉपिक की तरफ आते हैं जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल के हवाले से स्टडी करते हैं कि इनमें ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कौन से ऑब्जेक्टिव जो है पेपर में ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप देखें तो तीन तरह के प्लांट्स जो हैं वो शो किए गए हैं। एक वो प्लांट है जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, या जहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। ये पहले नंबर पर हाइड्रोफाइट्स होगी। दूसरा आ जाता है मीजोफाइट्स, जो कि दरमियानी एनवायरनमेंट यानी लैंड के ऊपर पाए जाते हैं। और तीसरे जीरोफाइट, जो कि लैंड के ऊपर होते हैं लेकिन उस जगह पे जहाँ पे वाटर की एक्यूट शॉर्टेज होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है, जैसे डेजर्ट का एनवायरनमेंट है। डेजर्ट एनवायरनमेंट जो है ये क्या है, एक जीरोफिटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। हाइड्रोफाइट जो है ये एक्सेस वाटर के अंदर होते हैं, और इसकी एग्जांपल आ जाती है वाटर लिली और ब्रायोफाइलम। मीजोफाइट जो हैं ये मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी के अंदर होते हैं। ज़मीन के ऊपर जो लैंड है जिसमें पानी अगर कभी दे दें ना दे दें, उनकी ग्रोथ होती रहती है। इसकी एग्जांपल में ब्रासिका आ जाता है, सरसों का पौधा, रोज़ गुलाब आ जाता है, मैंगो आम का पौधा आ जाता है। तो जितने भी दरख्त पौधे झाड़ियाँ आप आम लैंड के ऊपर देखते हैं वो सारे मीजोफाइट्स के अंदर शुमार होते हैं। जबकि डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स हैं, जैसे यूफोरबिया है, कैक्टस का पौधा है, कैलोट्रोपिस आग का पौधा है, ये तमाम पौधे जो हैं वो एक्यूट जहाँ वाटर की शॉर्टेज होती है या स्वीयरली ड्राई हैबिटेट होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह को। तो बिल्कुल खुश्क जगह जो है जहाँ पे डेजर्ट है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो उस एनवायरनमेंट में जो ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, जीरो फाइट्स कहलाते हैं। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पर तीन तरह के प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट एक्सेस वाटर में होते हैं, मीजोफाइट मॉडरेट वाटर में होते हैं, और जीरोफाइट स्फीयरली ड्राई हैबिटेट में पाए जाते हैं। ये तो होगी पौधों की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं एनिमल की तरफ, कि एनिमल के अंदर जो है वो कौन कौन से एनिमल जो है वो किस एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो इनमें भी तीन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं मैरीन एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो कि समंदर के अंदर पाए जाते हैं। समंदर के अंदर जो पाए जाने वाले एनिमल हैं उसमें मैरीन इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, जैसे पैरामेशियम, अमेबा, और जाल एस फिशेस, हैग फिश जो है बगैर जबड़े की होती है, कार्टिलेजिनस फिश जिसके अंदर बोन नहीं पाई जाती हैं बल्कि सॉफ्ट बोन पाई जाती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, और बोनी फिशेस जिसमें बाकायदा सख्त हड्डियों का ढांचा होता है। इन सब के अंदर ये सारे जो है ये क्या मैरीन एनिमल कहलाते हैं, ये सारे समंदर के अंदर पाए जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि समंदर का जो एनवायरनमेंट है उसमें साल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वाटर कम होता है, यानी बहुत ही साल्टी एनवायरनमेंट होता है। तो उस एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले एनिमल जो हैं वो डिफरेंट नोयत के होते हैं, उनका जो ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म है वो भी डिफरेंट होता है। इसके मुकाबले में जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में जो पाए जाते हैं उसमें साल्ट की मिकदार बहुत कम होती है। तो उसमें कुछ फ्रेश वाटर प्रोटोजो हैं, जैसे अमेबा है, पैरामीशियम है, और फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं
जिसमें खास तौर पे फिशेस शामिल है। ये तमाम फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। फिशेस दो तरह की हैं, कुछ समंदर के अंदर पाई जाती हैं, कुछ जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है। तो दोनों के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म डिफरेंट होगा, क्योंकि एक में साल्टी एनवायरनमेंट है और दूसरे बहुत ही कम साल्ट पाई जाती हैं, उस एनवायरनमेंट पाई जाती हैं। तीसरे वो एनिमल आते हैं जो कि लैंड के ऊपर पाए जाते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल या खुश्की पे पाए जाने वाले एनिमल्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल में इंसेक्ट शामिल है, मैमल शामिल है। इंसेक्ट जो हैं वो अगर आप देखें तो उसमें बाहर की तरफ एक बड़ी हार्ड किस्म की लेयर होती है जो कि वैक्सी एक्सोस्केलेटन पर मुश्तमिल होती है, और ये क्या करती है, इंसेक्ट में से वाटर लॉस को रोक देती है। ये एक इनकी अडेप्टेशन है इस एनवायरनमेंट के अंदर रहने के लिए। मैमल जो हैं, वैसे तो कई मैमल्स हैं जो कि लैंड के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन अडेप्टेशन के हवाले से हमने एक एग्जांपल चूज किया हुआ है, कैंगरू रैट। कैंगरू रैट जो है ये एक रैट की एक टाइप है जो कि बगैर पानी पिए जो है वो लैंड के ऊपर सर्वाइव करती है। ये सिर्फ जो है वो मुख्तलिफ तरह के बीज खाता है, और उन बीज से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जिसम में जाके जो है वो वाटर खुद ही पैदा करते हैं। तो बाहर से ये वाटर जो है वो किसी किस्म का नहीं पीता है, बल्कि कहा जाता है कि ये वाटर अगर बाहर से पी ले तो इसकी मौत वाक़ हो जाती है। तो कैंगरू रैट बगैर पानी के जो है वो सर्वाइव करता है, और ये भी क्या है, एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है। ये तो होगी एनिमल के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से बात। अब हम एक्सक्रीशन के हवाले से देखते हैं कि एक्सक्रीशन प्लांट्स और एनिमल में कैसे होती है। प्लांट्स के अंदर जो है बड़े सिंपल किस्म की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, इसलिए इनमें एक्सक्रीशन का सिस्टम भी जो है वो काफ़ी सिंपल होता है। डे और नाइट टाइम एक तो आ जाता है गैसेस की एक्सक्रीशन, और दूसरा है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की एक्सक्रीशन। गैसेस में दो तरह की गैसेस हैं, एक आ जाती है ऑक्सीजन और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि प्लांट जो है उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है डे टाइम। तो उस वक्त ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट है ड्यूरिंग डे टाइम। लेकिन नाइट टाइम जो है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो उस वक्त ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब ये एक कॉमन सी बात है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक डे नाइट प्रोसेस है, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सिर्फ डे वाला प्रोसेस है, ये सिर्फ दिन को हो सकता है। तो अब आप कहेंगे कि जी रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो डे नाइट प्रोसेस है, तो रात के वक्त भी जो है वो हो सकता, दिन के वक्त जो है वो पौधे जो है वो रेस्पिरेशन के जरिए ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाकई वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिन के वक्त वो ऑक्सीजन छोड़ते ज़्यादा हैं, इस्तेमाल कम करते हैं। इस वजह से दिन के वक्त प्लांट्स के नीचे जो है वो बैठना चाहिए। रात को आप दरख्तों के नीचे या प्लांट के नीचे बैठेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका दम घुटने लगेगा और आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो इसलिए डे टाइम जो है वो दरख्तों के नीचे बैठना फायदेमंद है और रात के वक्त नुकसानदेह है। और उसकी वजह क्या है कि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और दिन के वक्त ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसके बाद लीव्स जो हैं ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं, इनको हम एक्सक्रीटोफोर्स का नाम देते हैं। आपने देखा होगा कि खजां के मौसम के अंदर पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, उनका कलर भी चेंज हो चुका होता है। शुरू में पत्ते सब्ज रंग के होते हैं और फिर येलो या ब्राउन कलर के हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। तो असल में क्या होता है कि इन पत्तों के अंदर जो क्लोरोफिल है ये अब कन्वर्ट हो जाता है मुख्तलिफ दूसरे पिगमेंट के अंदर, मुख्तलिफ दूसरे सब्सटेंसेस इसके अंदर एकमुलेट हो जाते हैं, जो कि पौधे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो पौधे उनसे निजात हासिल करने के लिए अपने पत्ते ही गिरा देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि दीज लीज फॉल ऑफ इन द ऑटम सीजन। खजां के मौसम में पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं, तो उनके अंदर जो भी वेस्ट अकोमुलेट हो चुके हैं या इकट्ठे हो चुके हैं वो उनसे अलग हो जाते हैं। फिर जब नए पत्ते खिलते हैं तो उनमें ये वेस्ट मौजूद नहीं होते हैं। तो ये प्लांट के अंदर सिंपल एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म है। अब हम एनिमल को देखें। एनिमल के अंदर एक्सक्रीशन के हवाले से तीन कैटेगरीज रखी गई हैं उनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बेस के हवाले से। हर एक के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी डिफरेंट है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बेस पर इनकी तीन कैटेगरीज हैं, एमोनोटैलिक, यूरोटैलिक और यूरिकोटैलिक। पहले नंबर पर एमोनोटैलिक हैं। ये वो एनिमल हैं जो कि अमोनिया रिलीज करते हैं विद एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, यानी इनमें ये ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है, तो उसमें ये अमोनिया को रिलीज करते हैं जो कि टॉक्सिक होता है इनके लिए, और इसकी एग्जांपल में आ जाती हैं फिशेस।
जबकि यूरियोटैलिक वो हैं जो कि यूरिया रिलीज करते हैं इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, यानी लैंड के ऊपर ये होते हैं। इसमें एम्फीबिया शामिल हैं और मैमल भी शामिल हैं। एम्फीबिया में फ्रॉग वगैरह आ जाते हैं, और मैमल में जो है वो मुख्तलिफ तरह के ह्यूमन बींग आ जाता है, मंकी आ जाते हैं। इसके अलावा जो ये हाथी आपके सामने दिखाया हुआ है, ये भी इसमें शामिल है। ये तमाम जो है ये क्या है, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह से यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब देखें ये जो तीनों तरह के जो कैटेगरीज हैं इनमें एनवायरनमेंट का फर्क आ रहा है, और एनवायरनमेंट के डिफरेंस की वजह से इनके अंदर जो वेस्ट मैटर है वो भी वेरी कर रहे हैं। एक के अंदर अमोनिया है, दूसरे के अंदर यूरिया है, और तीसरे के अंदर यूरिक एसिड है। तो यूरिक एसिड उन ऑर्गेनिज्म के अंदर रिलीज होता है जो कि एक्यूट शॉर्टेज वाले एनवायरनमेंट रहते हैं, जहाँ पे पानी की काफ़ी कमी होती है। और इसमें जो एग्जांपल आ जाती हैं, रेप्टाइल्स की आ जाती हैं, बर्ड्स की आ जाती हैं, और इंसेक्ट्स की आ जाती हैं। तो ये तीन कैटेगरीज हैं एक्सक्रीशन के हवाले से इन एनिमल्स। आगे हम आते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट के हवाले से कि कौन कौन से और मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलीज करते हैं। इसमें कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट आप अभी पढ़ चुके हैं और कुछ नए भी हैं। अभी जो आपने पढ़ा है उसमें यूरिया का जिक्र पड़ा है और यूरिक एसिड के बारे में पढ़ा है। नए जो प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा हूँ वो क्रिएटिनाइन है और बाइलिरुबिन है। यूरिया जो है इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। हम जो खुराक खा रहे हैं उसमें प्रोटीन भी शामिल होती है। ये प्रोटीन जब डाइजेस्ट होती है तो अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और ये अमाइनो एसिड जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं उसका नाम है यूरिया। इसी तरह के से हमारे जो मसल्स हैं उसके अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है वो है क्रेटीन। ये क्रेटिनाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाता है। इस तरह से न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए और आरएनए शामिल है, ये जब केमिकल प्रोसेस से गुजरते हैं तो यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और यूरिक एसिड भी क्या एक वेस्ट प्रोडक्ट है। लास्ट में आ जाता है बाइलिरुबिन। इट इज प्रोड्यूस एज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन। खुराक हमारा जो ब्लड है उसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, रेड पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो जब सेल पुराने हो जाते हैं तो ये हीमोग्लोबिन जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम क्या नाम देते हैं, बाइलिरुबिन। तो बाइलिरुबिन जो है वेस्ट प्रोडक्ट है, ये ब्लड के हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन के नतीजे में बनता है। तो ये सारे मुख्तलिफ चीज़ों के प्रोडक्ट हैं, इस लिहाजे से ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर यूरिया इज प्रोड्यूस एज अ मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, क्रिएटाइन है। तो इसमें से मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक के अंदर एंटर होते हैं, वो है यूरिनरी सिस्टम इन मैन। मैन के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने एक डायग्राम भी ड्रा की गई है, जिसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन हम स्टडी करते हैं। डायग्राम के अंदर आपको ये किडनी नजर आ रहे हैं, और साथ उसमें से निकली हुई नाली नजर आ रही है जो कि यूरेथ्रा के अंदर जाके ओपन होती है। अब यही किडनी के हवाले से उसने यहाँ पे जिक्र किया है। यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। इंसान के अंदर किडनी के जोड़े मौजूद होते हैं। एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर मुराद वो स्ट्रक्चर हैं जो इसके साथ जुड़ी हैं, जिसमें जो पेशाब की नाली है या यूरिनरी डक्ट है, ये तमाम चीजें जो है वो किडनी से रिलेटेड। किडनी का जो वेट है वो लेस देन 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट है। पूरे जिस्म का अगर 100% वेट है तो उसका 1% जो है वो किडनी पर मुश्तमिल होगा। किडनी के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो 20% है। एक दफा हार्ट बीट होती है तो 80% जो ब्लड है वो बाकी बॉडी में जाता है, और 20% जो है वो किडनी को सप्लाई होता है। और किडनी जो है ये क्या करते हैं, उस ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। यानी उसमें जो मौजूद एक्सेस वाटर है, एक्सेस जो मिनरल्स हैं या नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, उनको जो है वो रिमूव करते हैं थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर किडनी जो है वो काम कर रहे हैं। अब ये किडनी कैसे काम करते हैं, इसके लिए आपको मैं डायग्राम की तरफ लेकर जाता हूँ, जिसमें दो डायग्राम शो की गई हैं। जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम है ये शो करती है हमारे यूरिनरी सिस्टम को,
जिसमें किडनीज जो है बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा किडनी से रिलेटेड डक्ट्स हैं। ये वाला हिस्सा जो डिप्रेशन नजर आ रहा है ये हाइलस है। हाइलस में से एक नाली निकल रही है जिसका शुरू वाला हिस्सा चौड़ा होता है, इसको कहते हैं पेल्वस। रेनल पेल्वस का नाम भी देते हैं। ये पेल्वस जो है बाद में एक बारीक नाली में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम यूरेटर कहते हैं। ये यूरेटर जो है वो होता हुआ आखिरकार यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंड हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बाद में यूरेथ्रा के अंदर ओपन होता है। तो इस तरह से वेस्ट मैटर जो है वो गुर्दे से फिल्टर होने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में आर्जी तौर पर स्टोर होता है और यूरेथ्रा के जरिए बाहर रिलीज होता है। इसमें आपको दो और नालियां भी दिखाई हैं, ब्लड वेसल जिनको हम कहते हैं, जिसमें एक तो ये वैन है और दूसरी ये आर्टरी है। सबसे बड़ी आर्टरी हमारे बॉडी के अंदर है वो एओर्टा, और सबसे बड़ी वैन जो है उसका नाम है वेना केवा। ये जो है ये रेनल, ये नीचे की तरफ जो वेना केवा आ रही है उसमें से रेनल वैन, राइट वैन जो है वो खुल रही है। राइट रेनल वैन है और लेफ्ट रेनल वैन है। ठीक है, ये वाली और ये वाली डार्क कलर की। और जो लाइट कलर की शो की है ये है एओर्टा। इसमें से राइट साइड पे राइट रेनल आर्टरी खुल रही है और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट रेनल आर्टरी खुल रही है। तो ये आर्टरीज क्या कर रही हैं, ये ब्लड को किडनी की तरफ सप्लाई कर रही हैं। आर्टरी ब्लड को किडनी की तरफ सप्लाई करती हैं। वेन जो है वो क्या करती हैं, जो ब्लड फिल्टर हो चुका है उसको वापस लेकर जाती हैं। यहाँ से ब्लड वापस जा रहा है, आर्टरी ला रही हैं, वेन वापस लेकर जा रही है। यानी जब खून किडनी के अंदर एंटर होता है तो वो गंदा खून होता है, और जब वेन के अंदर जाता है तो ये साफ खून होता है। आमतौर पर यह है कि हमारे बॉडी के अंदर आर्टरी साफ खून रखती हैं और वेन गंदा खून रखती हैं। लेकिन जो आर्टरी किडनी की तरफ आ रही है या लंग्स की तरफ जा रही है उसमें गंदा खून होगा, और जो आर्टरी जो वेन जो है वो किडनी से या लंग से वापस बॉडी की तरफ या हार्ट की तरफ जा रही है वो गंदा खून लेकर जाती है, साफ खून सारी लेकर जाती है। यानी लाने वाली गंदा खून है और ले जाने वाली साफ खून है। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ये वैसे काम करती हैं। तो किडनी जो है ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन कैसे करते हैं कि जो भी मादे हैं फिल्टर करते हैं। इसके अंदर एक खास यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये आपके सामने देखा जाए तो ये देखा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। इस किडनी के अंदर मिलियन की तादाद में जो है वो नेफ्रॉन पाई जाती है। पूरी एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है ये सारी, जिसमें ये शुरू वाला हिस्सा है और ये एंड वाला हिस्सा है। शुरू वाला हिस्सा जो है ये आपको एक गोल एक प्याले की शक्ल नजर आ रही है, इसको हम नाम देते हैं बोमेन कैप्सूल। और इसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क है जिसको हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। तो ये कैपिलरीज में ब्लड कहाँ से आ रहा है, एफिरेंट आर्टीरियोल के जरिए एंटर होता है, और इफिरेंट आर्टरी, ये ई से शुरू हो रहा है, ये ए से शुरू हो रहा है, इसके जरिए ब्लड जो है वो बाहर निकलता है। अब आप देखें ये जो खून आ रहा है जो इस आर्टरीज के कैपिलरीज के अंदर जा रहा है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये खून क्या है, गंदा खून। और जब ये साफ हो जाता है तो ये खून कहाँ आ जाता है, एफरेंट आर्टीरियोल में आ जाता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर और मिनरल्स पाए जाते हैं। ये अब एक पीछे एक कैपिलरीज का एक नेटवर्क सा बनाता है। ये पूरा एक कैपिलरीज का क्या है, नेटवर्क है। ये कैपिलरीज क्या करती हैं, अब जो मादे फिल्टर हो गए इसमें से वो तो आ गए बोमेन कैप्सूल के अंदर, उसमें एक्सेस वाटर आ जाता है, एक्सेस मिनरल आ जाते हैं, और इसके अलावा नाइट्रोजन वेस्ट आ जाते हैं जो कि यूरिया की शक्ल में होते हैं। ये सारे अब इसके अंदर आ रहे हैं और ये मूव करते जाते हैं। पहले प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आते हैं, इसके बाद ये डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर आते हैं। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं। लेकिन जब ये पास होते हैं तो इसी दौरान अब देखें ये नाली जो है नीचे आके बना रही है लूप ऑफ हेनले। ये लंबी सी एक लूप सी बन रही है जो कि ऊपर से नीचे आती है, तो उसका नाम डिसेंडिंग लिम्ब है या डिसेंडिंग लूप है, और ऊपर की तरफ जाती है उसे हम असेंडिंग लिम्ब का नाम देते हैं। तो इसको हम डिसेंडिंग आर्म भी कह सकते हैं और इसको असेंडिंग आर्म भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये क्या करती हैं, ये भी एब्जॉर्प्शन जो साल्ट्स हैं, सोडियम साल्ट खास तौर पे, उनकी री एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, उनको रेगुलेट करती हैं, जबकि बाकी हिस्से के अंदर वाटर की री एब्जॉर्प्शन होती है। अब अगर हम देखें गुर्दे का जो फंक्शन है,
गुर्दे का फंक्शन ये मुख्तलिफ मराइल के अंदर सर अंजाम पाता है। जिसमें पहला मरला जो है वो क्या आ जाता है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर होती है। और इसके बाद दूसरा मरला जो आता है वो आ जाता है रीअब्जॉर्प्शन का। और तीसरा आ जाता है यूरिन फॉर्मेशन। ये तीन मरले हैं जिसके अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहला आ जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बड़ा फिल्टर होने का अमल है। इसके बाद जाता है रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा अमल आ जाता है यूरिन फॉर्मेशन। ये तीन मराइल हैं जिसके अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो साफ होने के बाद किडनी के अंदर चला जाता है। और रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये जो नाली आ रही है डिस्टल ट्यूब्यूल से लूप ऑफ हेनले और वहां से एंड तक, ये क्या करती है, पहले हिस्से के अंदर ये रीअब्जॉर्प्शन का अमल कर देती है, और आखिरी जो डिस्टल ट्यूब्यूल है वहां पे यूरिन फॉर्मेशन का अमल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो वाटर इसके अंदर मौजूद है एक्सेस, उसमें अगर बॉडी को जरूरत हो तो ये कैपिलरीज जो हैं जो इसके इर्द गिर्द एक नेटवर्क बना रही हैं, ये रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये अब जो फ्लूइड है जो कि पहले बहुत ही पतला था, अब ये गाढ़ा हो जाता है, यहाँ तक कि एंड पर पहुंचने पर ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वहां से एक बड़ी सी नाली आ रही होती है जिसको हम कहते हैं कोलेक्टिंग डक्ट, उसके अंदर ये एंटर हो जाता है। कोलेक्टिंग डक्ट जो है उसको पेल्विस की तरफ ले जाते हैं, और पेल्विस से फिर ये यूरेटर में आ जाता है। तो इस तरह से हर नेफ्रॉन एक ही पैटर्न पे क्या करती है, ब्लड को साफ करती है, उसमें वेस्ट मैटर को अलहदा करती है। तो मिलियन की तादाद में एक किडनी के अंदर मौजूद जो नेफ्रॉन है ये फिल्ट्रेशन का अमल कर रही हैं और ब्लड को साफ करने का काम करती है। तो इस तरह से हमारा जो किडनी का सिस्टम जो है वो काम करता है। लेकिन ये किडनी का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब भी हो सकता है, इसके अंदर खराबी भी आ जाती है, जैसे कि गुर्दे की पथरी आ जाती है, या इसकी जो फिल्ट्रेशन का अमल है वो रुक जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब ये नेफ्रॉन का जो फंक्शन है आगे ये एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेफ्रॉन क्या, इट इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। न्यूरॉन जो है वो पाई जाती है ब्रेन के अंदर, और नेफ्रॉन पाई जाती है किडनी के अंदर, ये आपने याद रखना है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के वाले से है, ब्लड पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इनटू बोमेन कैप्सूल। जब ये मैंने आपको बताया था कि ग्लोमेरुलस क्या है, एक कैपिलरीज का नेटवर्क है, उसके अंदर खून साफ होता है, और फिर एंटर होने के बाद जब दाखिल होता है तो वो बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है, जो कि बाद में एक ट्यूब्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिल्ट्रेट कंटेन, अब जो फिल्टर हुए मादे उसमें ग्लूकोज शामिल है, अमीनो एसिड शामिल है, साल्ट शामिल है, और इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी शामिल है, जिसमें 80% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है किसके अंदर, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर। यानी 80% जो है वो जो वेस्ट है वो भी इसके अंदर मौजूद है, और उसका 80% जो वेस्ट का है वो फिल्टर का वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि फिल्ट्रेट में नाइट्रोजन वेस्ट मौजूद होते हैं, और 80% जो फिल्ट्रेट का है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसके अंदर कुछ हार्मोन भी हैं, वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कौन से दो हार्मोन है जो कि इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दो तरह के हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन और एंटी डायरेटिक हार्मोन। एल्डोस्टेरोन और एंटी डायरेटिक हार्मोन। एल्डोस्टेरोन जो है ये हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं उसमें एड्रेनल कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है ये सिक्रीट करता है, जबकि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब से पैदा होते हैं। कहाँ से पैदा होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब से ये पैदा होते हैं। और ये जो है एल्डोस्टेरोन है ये सोडियम आयन की एक्टिव एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। एक्टिव अपटेक का मतलब होता है कि लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन एब्जॉर्ब होना। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये इट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ये वाटर को फिल्ट्रेट से कलेक्टिंग डक्ट की तरफ भेजता है, इसका नाम क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो इसकी कमी की वजह से इंसान जो है वो शुगर का शिकार भी हो सकता है, जिसका हम नाम देते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो लैक ऑफ एडीएच कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये हार्मोन का इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से किरदार है। अब हम आगे आते हैं किडनी स्टोन के हवाले से।
गुर्दे की जो पथरी है वो कैसे होती है और उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। किडनी स्टोन आर फॉर्म ड्यू टू टू डिजीजेस, दो तरह की बीमारियां जो कि पैदा करती हैं, एक है हाइपर कैल्सीमिया, दूसरी है हाइपर ऑक्जेलूरिया। हाइपर कैल्सीमिया जो है इट इज इन ड्यू टू इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है, और हाइपर ऑक्जेलूरिया इट इज ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्जेलेट इन द ब्लड। ये आमतौर पर जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। तो अगर हाइपर ऑक्जेलरिया की वजह से जो है किडनी स्टोन हो जाए तो सब्जियां जो हैं उनको तर्क कर देना चाहिए, खासतौर पर ग्रीन वेजिटेबल को। और दूसरी में जो है कैल्शियम वाली गजाएं जो हैं वो कम करनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो हैं अगर ज्यादा हो जाएं तो पथरी का बायस बनती है, जिसको हम किडनी स्टोन का नाम देते हैं। अब ये किडनी स्टोन जो है इसको ब्रेक करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, ऑपरेशन के जरिए भी आप स्टोन को निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बगैर ऑपरेशन के निकालें तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी जदीद किस्म की आई जिसे हम लिथोट्रिप्सी का नाम देते हैं। लिथोट्रिप्सी क्या है? इट इज़ अ टेक्निक इन विच एक्स रेज और अल्ट्रा वायलेट और अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड इन ब्रेकिंग किडनी स्टोन विदाउट सर्जरी, बगैर ऑपरेशन। सर्जरी का मतलब ऑपरेशन, बगैर ऑपरेशन की आप गुर्दे से पथरी निकालते हैं, पथरी को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं जो कि यूरिन के जरिए बाहर आ जाती है। और उसके लिए दो तरह के चीजें, या तो एक्सरे यूज करें या फिर आप अल्ट्रासाउंड वेव इस्तेमाल करें। हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव्स हैं उनका आप इस्तेमाल करके स्टोन को ब्रेक कर सकते हैं। तो लिथो का मतलब होता है स्टोन और ट्रिप्सी का मतलब होता है ब्रेकिंग, स्टोन ब्रेकिंग। ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है कि गुर्दे फिल्टर करने का काम नहीं कर रहे, तो उसके दो तरीके, या आप डायलिसिस करवाएं या फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं। आमतौर पे लोग जो है वो किडनी डायलिसिस करवाते हैं, क्योंकि वो ट्रांसप्लांट जो है ये काफ़ी महंगा काम है। ये जब शदीद इमरजेंसी हो तो उस वक्त किया जाता है। डायलिसिस जो है क्या, इट इज यूज व्हेन रेनल फेल्योर अकर, जब गुर्दे काम करने छोड़ देते हैं, फिल्ट्रेशन काम छोड़ देते हैं, तो उसके लिए डायलिसिस करवाते हैं। उसके लिए बाकायदा डायलिसिस मशीन इस्तेमाल होती है। और दो तरीके हैं, एक है हीमोडायलिसिस और दूसरा आ जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको बाहर एक नाली के जरिए निकालते हैं, उसको मशीन के अंदर एंटर करते हैं, मशीन जो है उसको प्रोसेस करके साफ करती है और दूसरी नाली के जरिए वो बॉडी के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरह से ब्लड को बाहर ला के हम साफ करते हैं, इसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है कि इसे हम डायलाइजिंग फ्लूइड को बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और वो अंदर से खून को क्या करता है, साफ करता है और बाहर की तरफ वेस्ट मैटर लेकर आ जाता है। इसको नाम देते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। दूसरी चीज आ जाती है वो है किडनी ट्रांसप्लांट के वाले से, गुर्दे को हम जो है वो कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, खराब गुर्दा निकाल के सही गुर्दा जो हम लगा सकते हैं। ये काफ़ी महंगा काम है, लाखों की अमाउंट जो है उसके लिए खर्च होती है, लेकिन जान से ज़्यादा किसी को चीज़ अजीज़ नहीं है, तो इसलिए वो लोग जो गुर्दे की प्रॉब्लम का शिकार हैं वो किडनी ट्रांसप्लांट को के लिए लाखों पैसे भी लगाने को तैयार हो जाते हैं, जो कि बेहालत मजबूरी जो है वो करना पड़ जाता है। अब इसका क्या तरीका कार है? किडनी ट्रांसप्लांट होता क्या है? ड्यू टू कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी, हाई डिग्री ऑफ रेनल फेलियर अकर्स, दिस इज कॉल्ड यूरेमिया। अगर गुर्दे बिल्कुल काम करना छोड़ दें तो एक डिजीज हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेमिया। ये एंड स्टेज होता है और उस वक्त जो है वो किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये था किडनी के ट्रांसप्लांट के हवाले से कि इसमें क्या करते हैं, एक तो देखते हैं कि आदमी का ब्लड ग्रुप सेम होता है, दूसरा किडनी जो है उसकी एज के हवाले से ठीक है। तो तमाम चीज़ें चेक करने के बाद कंपेटेबल होने के बाद जो है गुर्दा लगा दिया जाता है। बाज़ का क्या होता है कि आदमी जो है वो गुर्दा लगा देते हैं लेकिन कुछ अर्से के बाद वो गुर्दा नकारा हो जाता है। तो उसकी वजह यह है कि उसका बॉडी जो है वो उस गुर्दे को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके ब्लड ग्रुप के वाले से या किसी और वाले से कोई ऐसा मसला होता है जिस वजह से वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो गुर्दे जो है जल्दी फेल हो जाते हैं। बाद जो है लोग 2 या 3 साल तक सर्वाइव करते हैं, बाद 10 साल तक भी रहते हैं, तो बाद में फिर दोबारा गुर्दा जो है वो ट्रांसप्लांट करना पड़ जाता है। बहरहाल ये एक प्रॉब्लम है जो कि पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है, और ट्रीटमेंट भी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा है वो दो टॉपिक हमने पढ़े, एक ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा पढ़ा है एक्सक्रीशन। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक टेम्परेचर के हवाले से, थर्मो रेगुलेशन जिसको हम कहते हैं, कि टेम्परेचर जो है वो कैसे रेगुलेट होता है। थर्मो रेगुलेशन जो है
इसकी बेस पर एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन, और वो हैं पोकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स। ये दो कैटेगरी आ जाती है। पोकिलोथर्म को कोल्ड ब्लडेड आम जुबान में कहा जाता है और होम्योथर्म को आम जुबान में वार्म ब्लडेड का नाम दिया गया। पोकिलोथर्म में फिशेस, एम्फीबिया और रेप्टाइल शामिल हैं, जबकि होम्योथर्म के अंदर तमाम बर्ड्स और मैमल जो हैं वो शामिल है। ये तो पुरानी क्लासिफिकेशन है। अब जो नई क्लासिफिकेशन या मॉडर्न क्लासिफिकेशन की गई है उसकी बेस पर एनिमल के तीन ग्रुप बनाए गए, और वो कौन कौन से हैं? एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म और हेट्रोथर्म्स। एक्टोथर्म जो है इसमें फिशेस, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स आ जाते हैं। ये क्या करते हैं? बाहर से टेम्परेचर जो है क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। एंडोथर्म क्या करते हैं? ये बॉडी के अंदर जो है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम नाम देते हैं एंडोथर्म। और हेट्रोथर्म ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर। बाज़ औक़ात एनवायरनमेंट से टेम्परेचर गेन करते हैं, बाज़ औक़ात अपने बॉडी के अंदर हीट जो है वो पैदा कर लेते हैं। तो इसलिए इनको टेम्परेचर रेगुलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये एक्टो और एंडोथर्म जो है ये रेगुलेट करते हैं, लेकिन हेट्रोथर्म जो है वो इनको रेगुलेट ना भी करें तो बॉडी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो हर एक की एग्जांपल जो है वो वेरी कर रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एक्टोथर्म में फिशेस, एम्फीबिया और रेप्टाइल शामिल हैं, जबकि जो एंडोथर्म में बर्ड्स, पोलर बियर और फ्लाइंग इंसेक्ट्स आ जाते हैं। जबकि हेट्रोथर्म में बैट्स और हमिंग बर्ड, ये दो एनिमल जो हैं जो कि हर एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, इनको टेम्परेचर रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम एनिमल के अंदर देखें कि थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, इसके लिए कौन कौन सी एडेप्टेशन है, कौन कौन से मैकेनिज्म है, तो आप देख सकते हैं कि दो तरह का एनवायरनमेंट है, कोल्ड टेम्परेचर और वार्म टेम्परेचर एनवायरनमेंट। हर टेम्परेचर के अंदर इनकी जो एडेप्टेशन है वो वेरी करती है। अब सबसे पहले हम कोल्ड टेम्परेचर या सर्दी को हम देखते हैं, तो उसमें तीन तरीके हैं: वैसो कंस्ट्रिक्शन, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, फर रेजिंग और ब्लबर। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब वेसल का सुकड़ जाना। आप देखें ये एक नाली आ रही है, ये काफी बड़ी है, चौड़ी है, लेकिन जब सुकड़ जाएगी तो इसकी शेप कुछ यूं हो जाएगी, अंदर की तरफ ये मूव कर जाएगी। तो वेसल का कॉन्स्ट्रिक्ट होना। जब सर्दी होती है तो ब्लड की सप्लाई कम से कम हो जाती है, जिसकी वजह क्या है? वेसल का कॉन्स्ट्रिक्ट होना या सिकुड़ना है। तो जब ब्लड कम जाएगा तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट रहेगा। दूसरा शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, कांपने का अमल जो शुरू होता है। सर्दी में इंसान कांपता है तो मसल जो है वो हीट पैदा करना शुरू कर देते हैं। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हार्मोन्स आ जाते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर हीट अप का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। बाद पौधे जो हैं, बाद जो जानवर हैं वो क्या करते हैं? अपने जो पैर, फर यानी जो ऊन सी होती है वो रेज कर देते हैं, जिस वजह से उसके अंदर ज्यादा एयर ट्रैप करती है, और ज्यादा जो है एयर जो है वो क्या करती है? वो एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। वो बाहर की जो ठंडक है अंदर आने नहीं देती है और अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती है। तो शीप वगैरह जो हैं, भेड़ें जो हैं, उनके ऊपर क्या होती है? इस तरह से फारसी बनी होती है, उसके अंदर काफी एयर ट्रैप होती है। तो ये जो है खास मकसद के लिए, यानी उनके टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। इस तरह से जो बड़े मैमल हैं जैसे वेल्स आ जाते हैं, सीज आ जाती हैं, इनके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं ब्लबर, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। वार्म टेम्परेचर के अंदर इसका उल्ट प्रोसेस होता है, वहां पे वैसो कंस्ट्रिक्शन है तो यहाँ पे वैसो डायलेशन है, वैसल खुल जाती हैं, वाटर की सर्कुलेशन ज्यादा होती है। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड जो है एक्टिव हो जाते हैं, पसीना ज्यादा आता है। पेंटिंग, कुत्ते जो है हाँफना शुरू कर देते हैं, जुबान को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि स्किन जो है वो वेपरेट नहीं कर सकती। स्किन जो है वो इंसुलेटर है, लेकिन जुबान जो है उसके जरिए वो पानी की नमी जब पहुंचती है तो वो अपने आप को ठंडा करते रहते हैं, जुबान को बाहर निकालते हैं। इस अमल को कहते हैं पेंटिंग, हाँपना। इस तरह से बाद ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सलाइवा और यूरिन बॉडी से बाहर निकलकर बॉडी को ठंडक पहुंचाते रहते हैं। इसके बाद एक लास्ट में एक डिजीज आ रही है जिसको कहते हैं पायरेक्सिया। पायरेक्सिया आपने देखा होगा कि आमतौर पर गर्मी के अंदर बुखार चढ़ जाता है, या बाज़ औक़ात बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से बुखार चढ़ जाता है। तो उस वक्त जो टेम्परेचर रेज हो जाता है वो असल में क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है जिसमें कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में एक सेट पॉइंट होते हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। तो ये जो केमिकल बैक्टीरिया वगैरह हमारे जिस्म में पैदा करते हैं वो ब्लड के जरिए हाइपोथैलेमस जाते हैं, उस सेट पॉइंट को चेंज कर देते हैं, जिस वजह से टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये नॉर्मली जो हाई टेम्परेचर बुखार के अंदर हो जाता है, इस
कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पायरेक्सिया। और जो केमिकल्स पैदा कर रहे हैं पायरेक्सिया, उनको हम कहते हैं पायरोजेंस। ये केमिकल कहाँ से आ रहे हैं, बैक्टीरिया या वायरस से रिलीज होते हैं, और ये जब ब्लड के अंदर शामिल होते हैं तो ब्लड इनको हाइपोथैलेमस से लेकर जाता है, वो सेट पॉइंट को डिस्प्लेस करते हैं, मूव करते हैं, जिस वजह से बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। उसको हम नाम देते हैं फीवर, जिसको हम एक खास टर्मिनोलॉजी पायरेक्सिया के अंदर स्टडी करते हैं। तो कहते ये सब कुछ जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड था। अब हम लास्ट में एमसीक्यू की तरफ आते हैं। तो एमसीक्यू तो काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड बन सकते हैं, लेकिन चंद एक एमसीक्यू जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आए हैं, वो आपके सामने जो है वो मैंने दिए हैं। अब वो एमसीक्यूज कौन कौन से हैं वो आगे हम देखते हैं पेज की तरफ। एमसीक्यूज अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। Highly toxic nitrogenous waste product is carbon dioxide, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं इसमें। अमोनिया ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। इसके बाद द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। गेन एंड लॉस ऑफ वाटर की जब बात आए तो वो अमल क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन, उसके अंदर हम स्टडी करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट होगा। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इज, ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिया, जो कि यूरिन की शक्ल में रिलीज होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है, नेक्स्ट जो सॉरी एमसीक्यू है वो है हमिंग बर्ड बिलोंग्स टू विच कैटेगरीज, हेट्रोथर्म, एक्टोथर्म, एंडोथर्म, नन ऑफ दी। तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन थी, लास्ट वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो है हेट्रोथर्म्स के बारे में। तो हेट्रोथर्म ये क्या होगा, करेक्ट होगा। A central cavity of kidney where urine is collected after filtration is called, फिल्ट्रेशन के बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर है जहाँ पे यूरिन पहुंचता है वो कौन सी है, द सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी, किडनी की बात हो रही है तो पेल्विस होगा। टेक्निक यूज फॉर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन इज लिथोट्रिप्सी, ये सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, डिस्टल ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल टिश्यू, विलाई और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कौन सी है, वो डिस्टल ट्यूब्यूल के हिस्से में होती है। ब्लड एंटर ग्लोमेरुलस थ्रू, ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में किस नाली के जरिए एंटर होता है, वो है एफिरेंट आर्टरी। ए से जो शुरू हो रहा है, सी वाला ऑप्शन जो है ये ठीक है। इस विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एटीएच, एंटीडायरेटिक हार्मोन के कंट्रोल में कौन सा पोर्शन होता है। तो आप देखें बोमन कैप्सूल है, डिस्टल इन कलेक्टिंग डक्ट, असेंडिंग आर्म या डिसेंडिंग आर्म। तो इसमें आप देखें डिस्टल एंड कलेक्टिंग डक्ट वाला हिस्सा है जो कि एंटीडायरेटिक हार्मोन के तहत। द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड, ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है रिमूव होते हैं किस प्रोसेस के जरिए, एक्सक्रीशन, डी ऑप्शन में करेक्ट होगा। विच ऑफ दीज एनिमल इज यूरियोटेलिक, यूरिया जो है कौन सा रिलीज करते हैं। अगर आप देखें मैमल जो है ये क्या करते हैं, ये यूरिया रिलीज करते हैं। मैमल ऑप्शन करेक्ट होगा। हाउ मच ब्लड इज रिसीव्ड बाय किडनी, किडनी जो है वो कितना ब्लड जो है वो रिसीव करता है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 20%। हमारे बॉडी में जितना ब्लड सप्लाई हो रहा है उसका 20% किडनी में आ रहा है। बाइलिरुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो पार्टिसिपेंट ये सब कुछ जो है वो होम्योस्टेसिस के इस टॉपिक के अंदर था। इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपको दिए हैं। इसके अलावा आप टॉपिक को पढ़ें, इसके अंदर कई एमसीक्यूज हैं उसके स्ट्रक्चर के हवाले से, फंक्शन के हवाले से बन सकते हैं, उनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।